हमने ये देख लिया है कि एक चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कैसे लगता है, एक मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कैसे लगता है। अब हम ये देखते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, सो और टॉपिक इज फोर्स experienced by a current carrying wire placed in a magnetic field ठीक है। सो देखते हैं, मान लो कि यहां पर एक वायर है, इस तरह से यहाँ कोई वायर है जो इस तरह से है और इसमें जो है करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वायर है इस तरह से जिसमें करंट फ्लो कर रहा था। सो दिस इज वायर एंड दिस वायर कैरीज अ करंट आई, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये किसी वायर का एक पार्ट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें करंट मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा होगा, मान लेते हैं इसमें करंट जो है ऐसे करके फ्लो कर रहा है। कैसे करके? ऐसे करके, यहां से करंट फ्लो कर रहा है आई, करंट आई फ्लोइंग अलोंग द वायर। यहां एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, लेट अस टेक ए स्मॉल पीस ऑफ दैट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम इसको यहां से यहां तक का एक लेंथ ले लेते हैं, कॉल दिस लेंथ है डीएल लेंथ। और मान लेते हैं इस पॉइंट पर कोई फील्ड थी, इस पॉइंट पर कोई फील्ड थी बी, किसी भी डायरेक्शन में कोई फील्ड थी बी। तो इस पॉइंट पर फील्ड थी बी और इस पॉइंट पे इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं जिसका लेंथ है डीएल। कितना है? डीएल। हम जानते हैं कि यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। हम जानते हैं यहां पर माइनस ई इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो फ्लो कर रहा होता है। The electrons are flowing opposite to the direction of the current. अगर करंट इसमें इस तरह से है आई, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हेलो गीत, हाँ सर, लॉगिन नहीं हो रहा है, वो पासवर्ड गलत बता रहा है। आईआईटी दे रहे हो? स्मॉल आई टी? हाँ, स्मॉल में भी देख रहे हैं, कैपिटल में भी देख रहे हैं, दोनों में नहीं हो रहा है। स्मॉल आई टी नहीं ले रहा है क्या? तो नहीं ले रहा है सर, चेक करके देख लिया। फिजिक्स में ही कर रहे हो ना लॉगिन, केमिस्ट्री में तो नहीं कर? आपका वाला ही लिया। एक मिनट रुक जाओ, मुझे ये बताओ। हाँ बताओ। जूम आईडी कुछ दूसरा है क्या? अभी चेंज हुआ क्या? नहीं, लास्ट में क्या है? 661 बताओ। हाँ, 6612। हाँ वही है। नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है? हाँ, एक बार फिर से ट्राई करो, एक बार लॉग आउट करके ट्राई करो। ठीक है सर, मैं करता हूँ। करो। तूने लॉगिन पासवर्ड बोल रहा था ना? ठीक। यस सर। एक्चुअली आज पता नहीं क्या हो गया, वो ये बोल रहा है कि या तो लॉगिन पासवर्ड दो, या तो पासवर्ड देना पड़ेगा सिक्योरिटी पर्पज से, या फिर मैं एक एक करके सबको को मीटिंग में तुम आओगे तो वेटिंग रूम में जाओगे, मैं तुमको अलाउ करूंगा। अब इतना टाइम किसके पास है, एक एक को हम अलाउ करेंगे। एक छोटा सा पासवर्ड बना दिए आईआईटी, तो तुम लोग का तो लॉगिन हो रहा है, उसका पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। साइन इन नहीं किया उसको सर, पहले साइन इन करना पड़ेगा, फिर वो लॉगिन हो पाएगा। साइन इन मतलब? ईमेल आईडी देना पड़ता है उसमें? सर मेरा यस सर, मेरे को मेल आईडी से वेरीफाई करना पड़ा पहले। पता नहीं, एक बच्चे का नहीं हो रहा है। तो जिस लोकेशन पे ये डीएल है, उस लोकेशन पे ये। अब समझो, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि बेसिकली फोर्स तो किस पे लगता है? इलेक्ट्रॉन पे लगता है, चार्ज पे लगता है। तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो इसको एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ वर्क फंक्शन की वजह से बाइंडेड है, बंधे हुए हैं, तो ये वही फोर्स इसके ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जिस डब्बे के अंदर बंद है उसको भी हम ये कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो यहाँ देखो फोर्स कितना होगा,
हम ये जानना चाहते हैं, हम जानते हैं फोर्स होता है Q V क्रॉस B। तो इसके ऊपर, इस छोटे से टुकड़े के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, देखो DF लगेगा। इस छोटे से टुकड़े में कितना चार्ज है, इस छोटे से टुकड़े में कितना चार्ज है, पहले वो देखते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है, अगर n है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी जो है वो है A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर की कितनी है A, अगर A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये बताओ इस टुकड़े का वॉल्यूम कितना होगा, इस टुकड़े का वॉल्यूम कितना होगा, इस टुकड़े का वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू DL। इस टुकड़े का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू DL, एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, इस टुकड़े का वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू DL इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, कितने मौजूद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट एलिमेंट। हर एक के ऊपर चार्ज कितना है, -E, ये हो गया टोटल चार्ज जो इस वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ये हो गया टोटल चार्ज। समझो, वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, दिस इज द टोटल फ्री चार्ज इंटू V क्रॉस B। V होता है VD, हर इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चल रहा है बताओ, हर इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चल रहा है, VD। क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बताइए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से चल रहा है, इंटू VD। VD इस डायरेक्शन में है, जो भी डायरेक्शन है, VD वेक्टर क्रॉस B, ये होगा फोर्स। यहां तुम देखो, ये हो गया DF। अब सोचो, हम अगर देखें NEAVD, NEAVD, अब ये बताओ VD किस डायरेक्शन में है, VD किस डायरेक्शन में है, VD है करंट के उल्टा डायरेक्शन में, VD है करंट के उल्टा डायरेक्शन में। तो क्या हम पहले इसको NE, क्या हम जानते हैं करंट होता था NEAVD, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम यहां से लिख सकते हैं NEAVD इन मैग्नीट्यूड, किसके इक्वल हो जाएगा, DF इक्वल टू हो जाएगा, बताओ IDL क्रॉस B। अब देखो, करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, अब हमको DL लेना है। ये बताओ VD इंटू -E कितना हो गया, -VD, VD इंटू -E कितना हो गया, -VD। यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका उल्टा डायरेक्शन, उसका उल्टा डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन जो है मैग्नीट्यूड वाइज तो ये ठीक है, NEAVD मतलब हो गया I, NEAVD मतलब हो गया I। NEAVD मतलब हो गया I। अब हमको ये DL को हमको वेक्टर बनाना है, तो क्या करें बताओ, DL को हमको लेना है इस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, हम इसको वेक्टर बनाना चाहते हैं। बताओ DL की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये बताओ, ये डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन क्या है, सॉरी ये डायरेक्शन है करंट के उल्टा, इंटू -E हो गया करंट के डायरेक्शन में। तो इसको हम DL कर दें, वेक्टर बना दें, क्योंकि देखो ये VD जो है करंट के अपोजिट है और यहाँ एक माइनस साइन था, ये हो गया करंट के डायरेक्शन में। तो यहाँ जो डायरेक्शन आएगा B के अलावा सब कुछ का, वो डायरेक्शन क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में। ये आ गया तुम्हारा फोर्स। जहां DL होता है, जहां DL होता है स्मॉल वेक्टर अलोंग द करंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल लेंथ ऑफ करंट, लेंथ ऑफ करंट, और ये डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द करंट। VD था उल्टा और -E से मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया करंट के डायरेक्शन। VD था करंट के अपोजिट, बट वो वेक्टर, वो डायरेक्शन जब -E से मल्टीप्लाई हुआ तो करंट के डायरेक्शन में हो गया। स्मॉल लेंथ ऑफ करंट अलोंग द करंट,
ये होता है आई डी एल क्रॉस बी। डीएफ होता है आई डी। ये क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला बता रहा है अगर कोई छोटा सा टुकड़ा है, अगर कोई छोटा सा टुकड़ा है, करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिसमें अगर कोई करंट कैरिंग वायर का छोटा सा टुकड़ा है जिसमें करंट के डायरेक्शन में तुमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, करंट के डायरेक्शन में तुमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया है आईडीएल, और ये आईडीएल किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में प्रेजेंट है, ये आईडीएल किसी एक्सटर्नल फील्ड बी में रखा हुआ है, तो इस वायर के ऊपर इतना फोर्स लगेगा। हम आईडीएल को बोलते हैं, हम आईडीएल को बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में वेक्टर करंट एलिमेंट, वेक्टर करंट एलिमेंट। आई याद रखना स्केलर क्वांटिटी, इसको हम वेक्टर नहीं बना सकते हैं। डीएल को हम आई इंटू डीएल को बोलते हैं करंट एलिमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट वेक्टर। इसको इस तरह लिख दो, करंट एलिमेंट वेक्टर। यहां आई स्केलर है और डीएल जो है वो वेक्टर है, करंट एलिमेंट वेक्टर। इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यानी जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसका ऑपोजिट, करंट के डायरेक्शन में। ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स अगर करंट टाइम के साथ वेरी भी कर रहा है तो किसी टाइम पे इंस्टेंटेनियस करंट अगर है और बी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी मोमेंट पे टी आई ले लो, किसी मोमेंट पे बी ले लो, ये तब भी वैलिड है अगर बी वेरिएबल है, क्योंकि ये जो डिफिनीशन है डिफरेंशियल फॉर्म में ये लोकल डिफिनीशन है। दिस इज वैलिड एट ए पॉइंट एट ए टाइम। किसी पॉइंट पर और किसी टाइम पर ये वैलिड है। डिफरेंशियल फॉर्म हमेशा वैलिड होता है, उसका बाकी केस स्पेशल केस होता है, उसको इंटीग्रेट करके जब निकालते हैं, बट ये फॉर्म हमेशा वैलिड होता है आई डी एल क्रॉस बी। तो याद रखना एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी एक था, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी एक था, एफ इज इक्वल टू चार्ज इंटू वी क्रॉस बी। अब दूसरा फॉर्मूला आया है करंट पे, डी एफ इज इक्वल टू क्यू के बदले आई, वी के बदले डी एल क्रॉस बी। अगर हमको एक्सटेंडेड उस पर निकालना होगा इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है? कोई डाउट यहां? देखो अब हम निकालना चाहते हैं बड़े वायर के ऊपर फोर्स, तो कैसे निकालेंगे वो देखो। ये तो हो गया हमेशा वैलिड आई डी एल क्रॉस, यहीं से स्टार्ट करेंगे आई डी एल क्रॉस बी, ठीक है? हम जानना चाहते हैं फोर्स ऑन ए बिग वायर, ये तो स्मॉल एलिमेंट का था, अब हम जानना चाहते हैं फोर्स ऑन ए बिग वायर, स्पेशल केसेस। सो याद रखना फोर्स ऑन ए बिग सेक्शन ऑफ वायर, इंटीग्रल ऑफ डीएफ, इंटीग्रल ऑफ आई डीएल क्रॉस बी। अगर वायर बहुत बड़ा है तो सब पे फोर्स निकाल के जोड़ दो, टोटल फोर्स चलाएगा। स्पेशल केस, केस 1, इफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज यूनिफॉर्म। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, यानी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और दैट इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी हर पॉइंट पे एट ईच पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, पूरी में मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो कैसे निकालेंगे फोर्स? ये देखो, तो उस केस में तुम लिखोगे F इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एफ एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई डीएल क्रॉस बी। अब समझो कोई भी वायर कैसा भी हो, अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन उसके ऊपर करंट तो सेम होगा, करंट इज गोइंग टू बी सेम, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। ये अगर हर पॉइंट पे, ये तो सेम होगा ही हर पॉइंट पे, क्योंकि सीरीज में होता है। अगर एक वायर में किसी पॉइंट पे जो करंट एंटर है वही सब जगह निकलेगा। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड।
बी जो है वो हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म है, बी अगर कांस्टेंट है तो इन दोनों का कुछ नहीं होना है, ये दोनों इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इंटीग्रेट सिर्फ ये होगा। कौन? ये होगा। तो इसको लिख देंगे आई बाहर, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो सीक्वेंस वही मेंटेन करते हैं, सीक्वेंस वही मेंटेन करते हैं। आई बाहर इंटीग्रल ऑफ डीएल क्रॉस बी, इंटीग्रल ऑफ डीएल, इंटीग्रेट सिर्फ डीएल होगा, बी इंटीग्रेट नहीं होगा, इंटीग्रेट सिर्फ कौन होगा? डीएल होगा, डीएल वेक्टर इंटीग्रेट होगा, क्योंकि बी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, आई कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, सिर्फ ये इंटीग्रेट होगा। अब समझो डीएल का इंटीग्रल क्या होता है, समझो ये कोई वायर है तुम्हारे इस तरह से, ये तुम्हारा वायर है, ये P से चला और Q पे पहुंचा, किसी भी टाइप का फील्ड है, 3 डायमेंशन में किसी भी टाइप का फील्ड है, बट फील्ड यूनिफॉर्म है। तुम यहां से यहां जाओगे डीएल लोगे, फिर यहां से यहां जाओगे डीएल लोगे, फिर यहां से यहां जाओगे डीएल लोगे, यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे, जो तुम पॉलीगन लॉ में करते थे। ये बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है साइज का। तो जब तुम इस डीएल वेक्टर का समेशन करोगे, यहां से यहां डीएल वेक्टर, फिर यहां से यहां जाओगे, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तो डीएल वेक्टर का समेशन होगा लाइन ज्वाइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। क्या होगा? लाइन ज्वाइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। याद रखना, दिस वेक्टर इज कॉल्ड, दिस वेक्टर इज इंटीग्रल ऑफ, दिस वेक्टर इज इंटीग्रल ऑफ डीएल वेक्टर। इंटीग्रल ऑफ डीएल वेक्टर का मतलब होता है P से Q वेक्टर। सो दिस शुड बिकम I इंटू PQ वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, I इंटू PQ वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और ये जो होता है दैट इज गोइंग टू बी, ये PQ दिख रहा है, ये सिर्फ डिपेंड करेगा लाइन ज्वाइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। सो it behaves as, or you can say the curved wire can be converted into a straight wire from P to Q। पहली बात, that means it is independent of shape of the wire, independent of shape of wire। मतलब अगर मान लो यहां से यहां तक वायर जो इस तरह से तुमको दिया गया है, इस तरह नहीं होता, ये आई जो है करंट कैरिंग वायर इस तरह नहीं होता, बल्कि करंट कैरिंग वायर इस तरह होता, तो भी तुम्हारा फोर्स वही आता, तो लाइन जॉइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम है। अगर ये ऐसे होता तो भी वही आता, क्योंकि इसका जब तुम डीएल का इंटीग्रल करोगे तो वो भी तुमको लाइन ज्वाइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट ही देगा, बिकॉज पॉलीगन लॉ में तुम ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, सी से डी जाओ, डी से ई जाओ, करते करते ए सी जो है वाई से जेड जाओ तो ए से जेड ही जाओगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? इट इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द वायर। पहली बात, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन दिस फोर्स, डिपेंड्स ओनली ऑन starting and end point। दूसरी बात, ठीक है, ये सिर्फ स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात, तो तुम इस वायर को एक वो बना के निकाल सकते हो। इसका एक और मतलब है, अगर कोई क्लोज लूप होगा किसी भी शेप का हो, अगर कोई क्लोज लूप होगा किसी भी शेप का हो, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उस पर नेट फोर्स 0 होगा। इसका मतलब एक और है, नेट फोर्स ऑन एनी क्लोज लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। क्यों? इंटीग्रल ऑफ डीएल इन द क्लोज लूप 0 आएगा। क्यों आएगा 0?
क्योंकि तुम जहां से चले वहीं पहुंच गए, तुम जहां से चले वहीं पहुंच गए। देखो अगर ये तुम्हारा लूप है, समझो तुम यहां से चले और ऐसे ऐसे घूम के मान लो तुम यहीं पहुंच गए, अगर तुम ऐसे चले और ऐसे करके यहीं पहुंच गए तो क्या होगा इसका मतलब, ये डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको वेक्टर को डिवाइड कर दो, उन सब का सम 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि तुम जहां से चले वहीं पहुंच गए। ठीक, तो नेट फोर्स 0 होगा। इसीलिए जब भी कोई यूनिफॉर्म वायर किसी भी, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे किसी भी रैंडम शेप का हो, अगर वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, फील्ड हर जगह सेम है, यहाँ जो फील्ड है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, यहाँ जो फील्ड है, यहाँ जो फील्ड है, यहाँ जो फील्ड है, हर जगह ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में फील्ड क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म फील्ड है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो नेट फोर्स ऑन दिस लूप 0 होता है। टॉर्क 0 नहीं भी हो सकता है, टॉर्क 0 नहीं भी हो सकता है, हम बताएंगे टॉर्क कितना होता है, बट नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो लेकिन ये तभी होगा, ये क्यों हो पाया, क्योंकि तुमने बी को बाहर निकाल दिया। और बी को तुम बाहर क्यों निकाल पाए, सिर्फ डीएल को इंटीग्रेट किए थे, क्योंकि बी यूनिफॉर्म है। अगर बी नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हो सकता है कि फोर्स लग जाए। ठीक, कोई डाउट? इलस्ट्रेशन, आई एम टेकिंग सर्टेन क्वेश्चंस एज इलस्ट्रेशन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस का हम इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। क्या क्या ले रहे हैं बताओ? हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक सेमी सर्कल है, इसमें करंट है आई, सेमी सर्कल है, इसमें करंट है आई, और यहां मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है बी, करंट है आई, रेडियस है आर। तो बताना इसका फोर्स कितना होगा, तो बताना इसको नेट फोर्स कितना होगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको क्या करो, बिकॉज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सब जगह। ठीक है, हो सकता है एक्स आई कैप 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप हो, है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसको सबसे पहले एक स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट कर दो, लाइन ज्वाइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, यानी कि तुम्हारा ये पूरा जो वायर है वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट वायर, जिसकी लेंथ कितनी होगी 2r, करंट कितना है I, तो तुम्हारा ये PQ वेक्टर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, PQ वेक्टर, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, इसमें करंट है I, इसका लेंथ कितना है 2r। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या था, ये था। अब इस पे फोर्स निकाल दो, तुमको पता है फोर्स कितना होगा, फोर्स आएगा I L क्रॉस B 2r मीन या PQ क्रॉस B, ये होगा फोर्स। सो I PQ मतलब कितना हो गया 2r, B कितना है B, और डायरेक्शन क्या होगा बताओ, ये इस डायरेक्शन में है, PQ इस डायरेक्शन में है, B इस डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड होगा। फोर्स कितना होगा, अपवर्ड होगा, क्योंकि PQ वेक्टर को जब इनसाइड वेक्टर के साथ करोगे क्रॉस प्रोडक्ट तो थंब होगा अपवर्ड, तो PQ होगा। PQ की क्या, सो I 2rB कितना हो जाएगा, I 2rB अपवर्ड्स, ये आ गया फोर्स। तुमको इससे कोई मतलब नहीं किस शेप का है। तुमसे अगर हम ये पूछें, एक पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और मैं जानना चाहता हूं, और यहां फील्ड हम कहीं भी दे सकते हैं, फील्ड हम कहीं भी दे सकते हैं। मान लो हम फील्ड दे रहे हैं इस तरह से, किस तरह से, चलो ये एक्स वाई प्लेन में हम बोल रहे हैं फील्ड की वैल्यू दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप टेस्ला, ये फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड है, 4i कैप 3i कैप 4j कैप और 6k कैप। हमसे कहा गया है कि ये जो डिस्टेंस है ये इसका एंड से है,
ये इसका एंड है, ये जो पॉइंट है इसकी मान लो कि इसको 4y कर दो, ए को हटाओ, इसको 1 ले लो, ये हाइट है 1, यानी इस पॉइंट की y कोऑर्डिनेट है 1। तो बताओ इस सेक्शन पे फोर्स कितना ऐड करेगा? व्हाट द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्ट ऑफ द पैराबोला, पैराबोलिक वायर। तो क्या करोगे? सबसे पहले ये पॉइंट P है स्टार्टिंग और ये पॉइंट Q है एंड, इसको रिप्लेस कर दो किससे? PQ से। तुमको पता है y कोऑर्डिनेट 1 दिया है, तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा? +2 और -2, ये होगा +2 और ये कितना होगा? -2 आएगा ना। और हम यहाँ y कोऑर्डिनेट को क्या रख दें? 1, x² इज 4, x² इज 4 का मतलब है y कोऑर्डिनेट +-2, प्लस और -2, तो ये लेंथ कितना है ये बताओ? -2 से +2, ये हो गया 4 मीटर, हो गया ना। ये हो गया P से Q 4। तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ ये, तो ये बताओ जब तुम लिखोगे F = I इंटू I दिया हुआ है, कुछ दिया होगा, I का वैल्यू मान लो दिया हुआ है, सपोज I दिया हुआ है सपोज 5 एम्पियर, तो I इंटू PQ क्रॉस B। अब तुमको पता है PQ है 4i कैप, PQ है 4i कैप, P से Q है 4i कैप, B तुमको पता है i कैप, J कैप और K कैप में, B तुमको पता है i कैप, J कैप और K, I तुमको पता है 5 एम्पियर। यू कैन गेट द फोर्स, तुम फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हो। आ जाएगा? आ जाएगा? यस सर। कैसा भी शेप साइज हो कोई मैटर नहीं करता, तुम सब निकाल सकते हो, तुम सब निकाल सकते हो, ठीक है, शेप पे डिपेंड ही नहीं करता है। अब सोचो इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हम अगर फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, तो कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एसटी वर्मा में मैं बता देता हूं तो करना क्या है उसमें। एक वायर को इस तरह रखा है, किस फॉर्म में रखा है? साइन फॉर्म में रखा है। एक वायर को साइन फॉर्म में रखा है। एक क्वेश्चन तो उसमें यह दिया हुआ है कि प्रूव दैट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप। तुम एक वायर को स्टार्टिंग एंड फाइनल को ज्वाइन करके फोर्स निकाल सकते हो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो। ये एक क्वेश्चन है, वो तो हम प्रूव कर लिए हैं, मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन। ये एक साइन वेव में इसको डाल दिया है, एक साइन वेव में इसको डाल दिया है। इसका इक्वेशन है y = a sin, कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज हम चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि हम वो क्वेश्चन नहीं लेंगे जो एसटी वर्मा में है। मान लो y = a sin सपोज 4πx/L, कुछ ऐसा होगा, पता नहीं है कि नहीं, ठीक है देख लेते हैं। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ये साइन वेव है, y और x में साइन का रिलेशन है। तुमने पूछा गया है फाइंड फोर्स ऑन द सेक्शन PQ, फाइंड फोर्स ऑन सेक्शन PQ इफ B इज इक्वल टू, ये x एक्सिस से मान लो, ये y एक्सिस है, B कहीं भी हम दे देंगे, उससे वो कोई मतलब नहीं है। B इज इक्वल टू B0 K कैप, K कैप का मतलब क्या हो गया? बाहर की तरफ, I क्रॉस J K, ये है B इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या करोगे? सबसे पहले तुम समझो, यहां पर ये अगर साइन कर्व है तो यहां एंगल कितना होता है? 0। यहां एंगल कितना होता है? 0। यहां एंगल 0 मतलब ये 0। तो ये बताओ इस पॉइंट के लिए तुम क्या करोगे? लिखोगे 4πx/L, ये होता है एंगल। तुम जानते हो साइन के केस में एंगल यहां कितना होता है? 0। यहां कितना होता है एंगल? 90 डिग्री। यहां कितना होता है? 180। यहां कितना होता है? 3π/2। और यहां कितना होता है? 2π। तो तुम यहां इसको 0 से इक्वेट करो, दिया आएगा x = 0। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा x = 0। तुम इसको इक्वेट कर दो
जीरो से, क्योंकि ये एंगल है, ये टोटल ब्रैकेट जो है एंगल है। फिर इस पूरे को इक्वेट कर दो किससे, 4 पाई एक्स बाई एल को किससे इक्वेट कर दो, पाई बाई 2 से। कितना आएगा बताओ, x इक्वल टू क्या आएगा बताओ, एल बाई 2 आएगा ना। फिर क्या करो, 4 पाई एक्स बाई एल को इक्वेट कर दो किससे, पाई से, एल बाई 8, सॉरी हाँ एल बाई 8, ठीक है। और यहां आएगा एल बाई 4, यही ना। खैर इससे अभी हमें कोई मतलब, हमें सबसे लास्ट को इक्वेट करना है। हम 4 पाई एक्स बाई एल को इक्वेट कर रहे हैं किससे, 4 पाई 2 पाई से। तो कितना आ रहा है, x इक्वल टू कितना आ रहा है, एल बाई 2। इसका मतलब है अगर हम इस पूरे कर्व्ड वायर को स्ट्रेट वायर बना दें, अगर हम इस पूरे कर्व्ड वायर को स्ट्रेट वायर बना दें P से लेकर Q तक, तो ये PQ का लेंथ कितना आएगा, L बाई 2। इस P से Q तक का लेंथ कितना आएगा, L बाई 2। ठीक, SC में L बाई 2 नहीं आता है, देख लेना, L बाई 2। तो यहां से यहां तक तुमने इसको एक वायर में कन्वर्ट कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को तुमने ज्वाइन कर दिया, ये बन गया स्ट्रेट वायर। कर्ड वायर को स्ट्रेट वायर पहले बना दो, इसका लेंथ है L बाई 2, तो PQ वेक्टर हो जाएगा L बाई 2 टाइम्स ऑफ आई कैप, L बाई 2 टाइम्स ऑफ आई कैप। अब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था, कितना था, B नॉट K कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, फोर्स चला जाएगा, तुम्हारा फोर्स चला जाएगा, तुम फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? अब देखो, तुम्हारे पास एक रिंग है, एक करंट कैरिंग रिंग है, और वो एक फील्ड में रखा हुआ है, तुमको उसमें टेंशन निकालना है। ये आईटी 2 बार पूछ चुका है, इस का ही क्वेश्चन है। ये तुम्हारा एक करंट कैरिंग वायर है, क्या है ये, एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, और यहां पर हर जगह पे एक यूनिफॉर्म फील्ड प्रेजेंट है, एक एक्सटर्नल फील्ड यहां प्रेजेंट था। ये करंट कैरिंग वायर एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है डॉट बी, जो कि कांस्टेंट फील्ड है। तुमको इसमें टेंशन निकालना है, तुमको इसमें टेंशन निकालना है, इसकी रेडियस है आर। ये है करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म बी। तुमको टेंशन निकालना है, तो क्या करोगे तुम, तुम ये सोचोगे टेंशन होगा ही क्यों, टेंशन क्यों होगा, सोचते हैं जरा। यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा इसका कट करते हैं, हम तो टेंशन निकालने में बताए हुए हैं। हम स्टार्ट करेंगे टी डेल्टा थीटा से, हम मेंटली ये कर रहे हैं, लेकिन हम तो वही बता रहे हैं कैसे तुमको लेना है। एक बहुत ही छोटा टुकड़ा यहाँ एक कट कर लो, एक बहुत ही छोटा टुकड़ा यहाँ कट कर लो। टुकड़ा इतना छोटा है, टुकड़ा इतना छोटा है कि लगभग ये स्ट्रेट लाइन है। ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, डेल्टा थीटा। कितना सबटेंड कर रहा है, डेल्टा थीटा। ये है डेल्टा थीटा बाई 2, ये भी है डेल्टा थीटा बाई 2। करंट ऐसे था। इस पे फोर्स किधर है, अगर हम इसको छोटा सा स्ट्रेट लाइन का पीस मान लें डीएल, तो ये बताओ इस आईडीएल पे, इस आईडीएल स्ट्रेट पाथ पे फोर्स किधर लगेगा, आईडीएल क्रॉस बी, बी तुम्हारी तरफ है, बी डॉट के फॉर्म है तुम्हारी तरफ, आईडीएल क्रॉस बी बाहर की तरफ लगेगा। समझ रहे हो, आईडीएल इधर है, आईडीएल इधर है और बी तुम्हारी तरफ है, आईडीएल क्रॉस बी बाहर की तरफ लगेगा। यहां लगेगा आई डीएल बी साइन 90 डिग्री, यानी आई डीएल बी। ये छोटा सा टुकड़ा जिसकी लेंथ कितनी थी, डीएल थी,
इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बाहर की तरफ, आइडियल भी लगेगा कि नहीं? यस सर लगेगा। आइडियल इधर, ये छोटा सा वायर है इस तरह से, बहुत छोटा सा पीस है, आइडियल इधर है और बी जो है तुम्हारी तरफ है, तो आइडियल क्रॉस बी ऊपर की तरफ होगा। इसको तो उड़ जाना चाहिए था, बट ये उड़ा तो नहीं, ये कोशिश तो किया बाहर जाने की, बट इसको कौन बचाएगा? टेंशन बचाएगा। यहां एक टेंशन लगेगा, यहां एक टेंशन लगेगा, और ये दोनों टेंशन मिलके इसके उस आउटवर्ड फोर्स को बैलेंस कर देगा। क्यों बैलेंस करेगा? सर्कुलर मोशन में नहीं है। इसको घुमा भी देते तो क्या होता? ये टेंशन अंदर के तरफ और वो बाहर के तरफ, दिस टेंशन इनवर्ड माइनस दिस आउटवर्ड इज m डेल्टा m इंटू वी स्क्वायर बाय आर होता, बट वो चीज है नहीं। इसको बैलेंस करना है हमको। इस सेक्शन पे नेट फोर्स को जीरो करना है। क्या करना है? जीरो करना है। हम बता चुके हैं, हम हमेशा इस टेंशन का मैग्नीट्यूड सीधे सेंटर की तरफ लेंगे। कितना? टी डेल्टा थीटा। स्टार्ट कहां से करेंगे? टी डेल्टा थीटा। कैसे आया? हमने इसका दो कंपोनेंट लिया। क्या क्या लिया? टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2, टी साइन डेल्टा जो है थीटा बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। डेल्टा थीटा बहुत छोटा है तो 2 टाइम्स ऑफ टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2 होता है। तो हम इसको साइन को निकाल देते हैं, एंगल इतना छोटा है, साइन निकाल देते हैं, टी डेल्टा थीटा। बट हमने कहा था हम जब भी मेंटली टेंशन इस तरह से लेंगे उसका रिजल्टेंट सेंटर की तरफ लेंगे, टी डेल्टा थीटा हमेशा। टी डेल्टा थीटा किसके बराबर होगा बताओ? आई डी एल बी या आई डेल्टा एल बी, इसको डी थीटा भी ले सकते थे। टी डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आई डी एल। आर्क लेंथ कितना होगा बताओ? अगर ये आर्क सबटेंड कर रहा था टोटल एंगल डेल्टा थीटा, तो आर्क लेंथ क्या होगा बताओ? आर डेल्टा थीटा इंटू बी। डेल्टा थीटा हमेशा कट जाता है, तो टेंशन आएगा आई आर बी, टेंशन आएगा आई आर बी। हम इस टेंशन को अभी यंग्स मॉडुलस से रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसकी रेडियस थोड़ी बढ़ जाएगी। यंग्स मॉडुलस जब भी किसी वायर में टेंशन क्रिएट करते हो उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक, वो होता है, बट हमने तुमको जो है पढ़ाया नहीं है यंग्स मॉडुलस क्या होता है। ये होता है आई आर बी। टेंशन कितना होगा? आई आर बी। तो ये ट्यूब निकाल सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन। हाँ, क्या हो रहा है? तो मैं क्या करूं उसमें? अच्छा, एक बार और बताओ। देखो यहां पर क्या था कि हमने ये कहा कि एक करंट कैरिंग वायर को हमने क्या किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। या यूं समझो कि या तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से था, करंट मैंने ऑन कर दिया, या फिर करंट पहले से था और मैग्नेटिक फील्ड बाद में ऑन किया। तो होगा क्या कि पहले अगर ये रिंग इस तरह से था, पहले ये रिंग अगर इस तरह से था, जैसे करंट जब नहीं था मैग्नेटिक फील्ड आ गया, या मैग्नेटिक फील्ड पहले था करंट बाद में आया, ये तन जाएगा, ये टाइट हो जाएगा। पहले ये क्या था? सिकुड़ा हुआ था, आराम से था। जैसे वो करंट आएगा ये तन जाएगा, ये एक्सपेंड करना चाहेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। एक्सपेंड क्यों करना चाहेगा? हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स को बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स को बाहर की तरफ, चारों तरफ एक रबर बैंड की तरह तन जाएगा। तो हमको ये बताना है कि जब तुमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया और करंट इसमें है, इसके अंदर टेंशन कितना है। तो हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। कहां से कहां तक? ए से लेकर बी तक। इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले, जब भी हमको टेंशन निकालना होता है, जब भी हमको टेंशन किसी रिंग में निकालना होता है, पहला स्टेप क्या होता है? एक छोटा सा टुकड़ा एज्यूम कर लो जो सेंटर पे एंगल डेल्टा थीटा बना रहा है। इसके ऊपर तुमको न्यूटन्स लॉ लगाना है। क्या लगाना है? न्यूटन्स लॉ लगाना है। तो तुम यहाँ क्या देखते हो कि ये जो एक छोटा सा टुकड़ा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बी से ए तक फ्लो कर रहा है करंट। यानी ये छोटा सा टुकड़ा लगभग स्ट्रेट लाइन होता है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, यहां फ्लो कर रहा है राइट टू लेफ्ट, और यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है।
तो आई डीएल क्रॉस बी, देखो आई डीएल क्रॉस बी ऊपर की तरफ होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा आई डीएल क्रॉस बी, जिसकी वैल्यू होगी आई डीएल साइन 90 डिग्री, यानी आई डीएल बी साइन 90 डिग्री, मतलब आई डीएल बी बाहर की तरफ लगेगा। तो इसके ऊपर फोर्स बाहर लगेगा, सिमिलरली इसके ऊपर फोर्स बाहर लगेगा, इसके ऊपर फोर्स बाहर लगेगा, इसके ऊपर बाहर लगेगा, इसके ऊपर बाहर लगेगा। अब अगर ए बी सिस्टम को देखें तो अगर ये कमजोर होगा, अगर ये रस्सी, अगर ये रिंग कमजोर होगा तो टूट जाएगा। जैसे रस्सी को तानोगे तो टूट जाता है, तो तुम एक फोर्स लगा रहे हो और उसके अंदर टेंशन डेवलप हो रहा है, बट एक टेंशन एक लिमिट तक डेवलप होता है, तो तुम इसको ये ब्रेक कर सकता है, बट ये स्ट्रांग है, नहीं किया है ब्रेक। तो बेसिकली है क्या, आई डीएल बी बाहर की तरफ लग रहा था इसके ऊपर, ए बी के ऊपर, बट ए बी के ऊपर अगर तुम न्यूटन लॉ लगाना चाहते हो तो ए बी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि ना तो ये रोटेशन मोशन में है और ना ये ट्रांसलेशन मोशन में, कुछ नहीं है इसमें, तो इसकी एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये तो फोर्स पता है, ये तो होगा ही, इसको कौन बैलेंस करेगा? एकमात्र फोर्स बच गया टेंशन। इसके दोनों एंड पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में बाकी का थ्रेड इस पे जो फोर्स लगाएगा वही एक कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा। हम जानते हैं अगर ये आर्क डेल्टा थीटा सबटेंड कर रहा है तो टेंशन का नेट कंपोनेंट टी डेल्टा थीटा होता है हमेशा। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, कभी भी टेंशन निकालना हो किसी भी सर्कुलर रिंग में, टी डेल्टा थीटा कैसे आता है ये हम निकालते नहीं, क्योंकि एक बार हम निकाल चुके हैं। टी साइन डेल्टा थीटा बाय 2 एंड टी साइन डेल्टा थीटा बाय 2, 2 टाइम्स ऑफ टी साइन डेल्टा थीटा बाय 2। डेल्टा थीटा बाय 2 इतना छोटा है कि 2 टी डेल्टा थीटा बाय 2, 2 से 2 कट गया, टी डेल्टा थीटा, तो हम नहीं करते हैं। टी डेल्टा थीटा अंदर के तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट अंदर के तरफ कितना, टी डेल्टा थीटा, ये बैलेंस करेगा किसको, आई डीएल बी को। ये डीएल कितना है बताओ, आर डेल्टा थीटा, ये लेंथ कितना है बताओ, ये आर्क लेंथ क्या है, इसको डेल्टा एल लो या डीएल लो, ये आर्क लेंथ क्या होगा, डी थीटा इंटू आई, थीटा थीटा कट गया, टेंशन हो जाएगा आई आर बी, टेंशन हो जाएगा आई आर बी।